नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात हाथरस की, जहां भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो चल भी रही है, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है देखते हैं। आज एडीजी आगरा जोन ने रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें 24 से ज्यादा प्रशासनिक कर्मचारियों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनाक्रम में 2.5 लाख से अधिक उस समय कार्यक्रम में लोग थे। तो पुलिस ने 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी किया है। क्या सिर्फ इन्हीं को इतने बड़े हादसे के लिए दोषी माना जा सकता है? असली गुनहगार कौन है? पुलिस ने जिस देव प्रकाश पर 1 लाख का इनाम रखा है, उसे बाबा का दाहिना हाथ माना जाता है। उसी ने आखिरी बार बाबा से बात भी की थी। वो पहले इंजीनियर था, बाद में बाबा से जुड़कर उनका खास बन गया। लोग कहते हैं उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। जहां भी कोई आयोजन होता था, वो बाबा की अनुमति के बिना नहीं होता। आयोजन समिति के बारे में भी बाबा को सब कुछ पता होता है। इंतजाम देखने वाले लोग भी बाबा के जानकार ही होते हैं। सारे कर्ता धर्ता बाबा के ही लोग होते हैं। तो फिर कुछ भोले किसानों के जिम्मे भीड़ को छोड़ा गया, तो इसकी जिम्मेदारी से बाबा को क्या बचाया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन लोगों को भीड़ के प्रबंधन की कोई ट्रेनिंग मिली थी, और क्या प्रशासन को यह सब मालूम नहीं था? लेकिन इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर बाबा को कटघरे में खड़ा करने वाले लोग कम ही हैं। बाबा का नाम एफआईआर में भी नहीं है, और इस मामले में उससे पूछताछ के भी कोई संकेत पुलिस प्रशासन से नहीं मिल रहे हैं। तो अब तक पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है, और भोले बाबा कैसे 15 सालों के भीतर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए? देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। फोन देखा तो ये कहा कि हम वहाँ से आए, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हादसा कहाँ हुआ है। 2 किलोमीटर आगे थे वो वाहन पार्किंग में वो कर रहे थे। रो रो कर सरकार से गुहार लगा रही ये लड़की अनुपम है। कासगंज के भानपुर गांव के किसान राम लड़ैत यादव की बेटी। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मारे गए 121 गरीब लोगों के मामले में राम लड़ैत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से गांव के लोग सकते में हैं, और राम लड़ैत की पत्नी और बेटी बदहवास। हादसा हुआ था, अगर वो वहाँ पे मौके पर होते तो ये कहते हाँ गुनहगार है। भानपुरा गांव है, और ये राम लड़ैत यादव की बच्ची है, वो उनकी माता जी हैं, ये उनका घर है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 10 बीघा राम लड़ैत यादव जी के पास में खेत है, और उसके बाद में आप देखिए, अगर मैं घर आपको दिखाऊं तो ये देखिए छोटा सा घर है, और घर के अंदर भी आप देखिए कि कुछ नहीं है। एक बेटा है उनका जो कि दिल्ली में अपना छोटी मोटी नौकरी करके मजदूरी करके पेट पाल रहा है। इस तरीके से राम लड़ैत यादव जी का घर है। और ये आप देखिए, ये आटा पीसने वाली चक्की, ये चूल्हा, गैस चूल्हा, जमा पूंजी के नाम पर बस यही है। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े सत्संग में जो हादसा हुआ, 121 लोग मारे गए, उसमें पकड़ा कौन जा रहा है? राम लड़ैत जैसे गरीब किसान जो कि बाबा के अनुयायी थे और सेवा देने के लिए गए थे। परिवार का कहना है कि वो बस उस रोड पर, जो मुख्य रोड है, उस पर वो यातायात निकालने का काम कर रहे थे, यानी यातायात सुचारू तरीके से चले, इसका काम कर रहे थे। लेकिन मारा कौन जाता है? गरीब परिवार के लोग। पकड़ा कौन जाता है? गरीब किसान के लोग। राम लड़ैत जैसे 6 सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि भोले बाबा कहां है, जिसने राम लड़ैत जैसे भोले किसानों के भरोसे इतनी बड़ी भीड़ को छोड़ दिया। आइए अब दिखाते हैं, जिस भोले बाबा के सामने सिस्टम नतमस्तक है, उसका साम्राज्य कितना बड़ा और कहां तक फैला है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ हरि कृष्ण साकार का ये 5 स्टार नुमा आश्रम मैनपुरी में है। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के बाद भोले बाबा इसी आश्रम में आया। बीते 2 वर्षों से बाबा 21 बीघे में फैले इस आलीशान आश्रम में रहता रहा है।
शुक्रवार तड़के 3 बजे एसटीएफ की टीम ने बाबा के आश्रम में छापा भी मारा और कई दस्तावेज लेकर यहां से निकली। लेकिन अब भी पुलिस ना तो ये बता रही है कि भगदड़ के बाद भोले बाबा कहां है, ना ही उनका कोई बयान लिया गया है। बाबा के आध्यात्मिक संसार से बड़ा उसका आर्थिक साम्राज्य है। कासगंज, मैनपुरी, आगरा, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में उसके इसी तरह के आलीशान और भव्य आश्रम हैं। लेकिन आइए आपको लेकर चलते हैं उस गांव में जहां पर वो सूरजपाल से भोले बाबा बना। कासगंज से करीब 30 किलोमीटर दूर बहादुर नगर गांव के इन छोटे छोटे मकानों और कीचड़ से भरी इन गलियों में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का जो बचपन है वो यहाँ पर बीता। ये सब जो है, ये लोग जो हैं वो सब बाबा जी के ही रिश्तेदार हैं और बाबा जी का जो पुश्तैनी घर है वो यहाँ पर है। ये बाबा जी का पुश्तैनी घर एक समय में था। अब यहाँ भी बाबा जी ने, भोले बाबा ने अपना जो है वो साकार विश्वहरि का जो एक आश्रम आप कह लीजिए उसको यहाँ पर बना दिया है। किसी को कुछ दिया अभी तक उन्होंने कुछ किया इस गांव के? ना करो ना कुछ दो। अच्छा, किसी ने कभी आप लोग मिले भी नहीं उनसे? जब से वो यहाँ से निकले किसी से नहीं मिले? ना मिले। अच्छा, तो कभी बाबा के पास, भोले बाबा के पास गए नहीं कि कुछ हमारी मदद करने के लिए? नहीं भैया, ना, कोई मदद नहीं हुई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल घर जो है वो जो भोले बाबा का पुश्तैनी मकान है उससे जस्ट बगल में है। आर्थिक साम्राज्य को फैलाने के लिए बाबा को बड़े वकील मिले, पुलिस अधिकारी मिले और आध्यात्मिक ताकत फैलाने के लिए भोले भाले लोग। कासगंज के इस आश्रम में भले ही बड़े बड़े अक्षरों में कैश चंदा न लेने की बात लिखी हो, लेकिन अंदर घुसते ही चंदा देने की पट्टिका हर तरफ लगी है। 200 बोरी सीमेंट से लेकर लाखों रुपए चंदे तक की जानकारी दी गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच जब गहरी होगी तो पैसे के कई स्रोतों का पता मिलेगा। मैंने भी सेवादारी की है, मेरे को भला नहीं हुआ है। मैं वहाँ पर कम से कम 10 साल सेवादारी की है। मेरे पास वर्दी भी है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ, और मैंने छोड़ दिया, उस दिन से गई नहीं है। क्या होता क्या था इस तरीके के आश्रम में? आश्रम में यही होता था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर दलाली दे रहा है या पैसे दे रहा है, हाँ, या कुछ सेवा में कुछ कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस लोगों की वहाँ पर जगह है, और जो कुछ नहीं कर रहा वहाँ उनकी कोई जगह नहीं है। तो बाबा जी तो कहते हैं पैसा नहीं लेते हैं। पैसा वो नहीं लेते हैं, हाँ, वो नहीं लेते हैं, हाँ, उनकी एजेंट है ना। अच्छा, उनके एजेंट है ना। पब्लिक है ना, पब्लिक पैसे नहीं लेते। आप घी ले जाओ, चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वो सब ले लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। क्यों? पैसा शो हो जाएगा। आप मटेरियल कुछ भी ले जाओ, वो दान कर दो, पैसा नहीं लेंगे। ले जाती है पब्लिक, पागल है वो। अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो पड़ोस के हैं, हम तो देखे हुए हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं ले जाते हैं। बाहर के जो लोग आते हैं वो दान करते हैं। किसी ने टीन शोट बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है। जानकारों के मुताबिक 5 शहर में उसके बड़े आश्रम हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा छोटे आश्रम, सैकड़ों बीघा खेत और धर्मशालाएं भी हैं। यही वजह है कि अध्यात्म के साथ बाबा की अकूत संपत्तियों का संसार गहरा है और फैला हुआ भी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, फहीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार का एक बड़ा आश्रम कानपुर में भी है। हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी कैसे बाबा ने बड़े बड़े आश्रम बनवाए हैं। कानपुर के आश्रम से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट। हाथरस की घटना के बाद नारायण हरि साकार की तलाश चल रही है और उसे मैनपुरी से लेकर अलग अलग जगहों पर ढूंढा जा रहा है। नारायण हरि सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में अपने आश्रम बनाए हैं और ऐसा ही एक आश्रम है कानपुर के बिधनू इलाके में, जहां पे नारायण हरि सरकार ने अपना एक आश्रम कोविड काल में बनाया था। ये वो आश्रम है जिसका ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर जब कोई पहुँचता है तो इस ग्रामीण इलाके में इस भव्य इमारत को देखकर उसका आकर्षण सहज ही हो जाता है। लेकिन जब आप आश्रम के पास पहुँचेंगे तो यहाँ ये एक मंदिर नुमा जगह बनाई गई है, जहाँ पर सामने तस्वीर लगी है नारायण साकार हरि की
और एक स्लोगन जो अपनी शिक्षा में वो दावा करते हैं वो दिखाया गया है। कानपुर स्थित बाबा के इस आश्रम में महीने भर में 7 या 8 जो भक्तों की कमेटियां हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया जाता है ताकि वो इस पूरे आश्रम को मेंटेन कर सकें। एक जो कमेटी होती है उसमें लगभग 50 से 60 भक्त होते हैं और वो भक्त 4 दिन के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद यहाँ भजन पूजन होता है और 4 दिन बाद वो भक्त यहाँ से निकल करके वापस जाते हैं और दूसरी जो मंडली होती है यानी जो कमेटी जिसको कहते हैं वो कमेटी आती है। इनका काम होता है इस आश्रम में खेती बाड़ी करना। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो खेती हो रही है ये भक्त आते हैं यहाँ खेती करते हैं, साथ ही इस आश्रम को की साफ़ सफाई का जो काम है वो करते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रा एक तस्वीर देखिए कि इन दीवारों की जो हाइट्स हैं, जो बाउंड्री बनाई गई है वो लगभग 12 फीट से ज़्यादा है और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई आश्रम में आ ना सके। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवशंकर है। ये बताइए, महाराज जी के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जो बाबा हैं नारायण हरि साकार जी, उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। कौन है ये? ये निराकार सत्ता है, आज प्रकट लिया है। निराकार सत्ता का मतलब शिव उनका प्रकट हुआ है, उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है। अब ये परमात्मा जो प्रकट लिए हैं इस शरीर में प्रकट लिया है। आप भी पढ़े हैं, हम भी ज़्यादा तो नहीं पढ़े लेकिन आप वो भी पढ़े हैं कि इनकी सत्ता प्रकट शरीर में लिए हुए हैं। कानपुर के आश्रम में मैं उस हॉल में खड़ा हूँ जो नारायण हरि साकार जी का जो हॉल है आश्रम का, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हॉल है और इस बड़े हॉल में सत्संग होता है। जो सेवादार आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो यहाँ बैठकर हरि भजन करते हैं। और यहाँ इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरी जगह पे इसी तरह से सत्संग होता है। तो आप कब से जुड़े हैं बाबा से? हम ये 2019 में आए थे ना, वो 2019 से जुड़े हैं। 19 5 साल हो गया। 5 साल में क्या आपके बाबा के बारे में क्या जानते हैं? भैया यही जानते हैं कि ये परम सत्ता हैं। कुछ ऐसा एहसास होता है आने वालों भक्तों का कि अपने आप ही आकर्षित होके यहाँ जुड़ जाते हैं। ये जा रहा है ना, बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो भैया हम इसमें क्या कह सकते हैं किसी को। हमारे नज़रों में तो भैया निर्दोष हैं वो। अब कोई कुछ कहता है उसकी मर्जी है। ये आश्रम कैसा है? मतलब बाबा को आप लोग तो मानते होंगे? बाबा तो अभी तक है, हम लोग तो नहीं मानते। ये सब क्या है, सब वो है, वो ठल्लू लोग है। बाबा का है कि बाबा है, सब बिना मतलब काम करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं दिन में कहीं पिकनिक को कहीं इधर पिकनिक होता है, सब ऐसे आते हैं। और कैसे लोग आते हैं? अरे सब ऐसे ही उल्टे सीधे लोग आते हैं सब, और कोई अच्छे लोग थोड़ी आते हैं। जो आश्रम से जुड़े लोग हैं उनका दावा है कि नारायण हरि साकार के अंदर 1998 में परमात्मा आ गए थे, यानी कि शरीर इंसान का है लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की है। लेकिन जो आश्रम का दावा है उस दावे को खोखला करते हैं इस करसुई गांव के लोग। जहां हम पहुंचे और लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि आश्रम सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और जो लोग आते हैं वो गलत काम करते हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कहना है कि कोई बाबा अपने चरणों की रज लेने के लिए नहीं कहता है, लोग अपनी भावना से लेते हैं। एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पिलखना गांव में उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर संवेदनाएं प्रकट की।
ये वो परिवार था जिसके 4 सदस्य भगदड़ में जान खो बैठे थे। राहुल गांधी ने इसी गांव के एक और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। इसके बाद राहुल हाथरस पहुंचे और आशा देवी, मुनि देवी और ओमवती नाम की महिलाओं के परिवारों से भी मिले। इन तीनों महिलाओं की हाथरस हादसे में मौत हो गई थी। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीजेपी ने अपने राज्य के प्रभारियों को बदला है, उस सूची के बारे में जानकारी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी ने कई राज्यों के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। हरियाणा के लिए प्रभारी सतीश पुनिया को बनाया गया है, जबकि सह प्रभारी सुरेंद्र नागर होंगे। मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह प्रभारी होंगे और सतीश उपाध्याय सह प्रभारी। बिहार के लिए विनोद तावड़े प्रभारी और दीपक प्रकाश सह प्रभारी। हिमाचल प्रदेश के लिए श्रीकांत शर्मा प्रभारी होंगे और संजय टंडन सह प्रभारी। उत्तराखंड के लिए दुष्यंत गौतम प्रभारी होंगे और रेखा वर्मा सह प्रभारी होंगे। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या लेबर पार्टी की जीत से भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन में चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है। स्टामर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। लेबर पार्टी बहुमत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापस आ रही है। ऐसे में सवाल है क्या लेबर पार्टी के साथ भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे।